नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग बचे हुए आखिर के 50 क्वेश्चनों को देखेंगे और इसी वीडियो के साथ ये जो 200 वीडियो की जो श्रृंखला थी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यह मत किस तत्व से पुष्ट होती है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के संबंध में कहा जाता है कि इसका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो ये कैसे पता चलता है? तो इसका कारण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ जो नगर प्राप्त हुए हैं उनमें बहुत सारी स्त्री प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, स्त्री मतलब देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो उसी आधार पर इतिहासकारों का मत है कि जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधुवासी किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तो ये जो है सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। सूती और ऊनी मतलब कि जब ठंड वंड लगता रहा होगा तब ऊन के कपड़े ये लोग पहनते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, पूरा का पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार प्रचलन में थी। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के अंत्येष्टि प्रक्रिया प्रचलन में थी। पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था। तो कौन कौन सा था आप लोगों को याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। तो पहला होता था उसमें क्या कहते हैं, पहला होता था पूर्ण समाधान, जिसमें क्या होता था, जो डेड बॉडी होती थी उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था गड्ढा खोद करके। और उसके बाद दूसरा होता था आंशिक समाधान में क्या होता था, जो डेड बॉडी है उसको किसी खुले स्थान में किसी जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ जानवर या पक्षी उसको खा लेते थे। उसके बाद जो भी उसका अस्थि पंजर बचता था उसको फिर जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये होता था आंशिक समाधान। तीसरा होता था दाह संस्कार, मतलब कि डेड बॉडी को जला देना, तो दाह संस्कार। तो ये 3 प्रकार के, पहला पूर्ण समाधान मतलब मिट्टी में गाड़ देना, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा दाह संस्कार। इसके अलावा कलश समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं, मतलब कि जो दाह संस्कार के अंतर्गत डेड बॉडी को जला दिया जाता था तो उसके बाद जो राख होती थी, अस्थियों की जो राख होती थी उसको कलश में गाड़ करके मिट्टी में दफना दिया जाता था। सूरकोटदा से इस तरह का उदाहरण मिला है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्मित समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। युग्मित समाधान ये क्या होता है, मतलब देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक गड्ढे में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता है, एक ही मृत शरीर को, लेकिन कई स्थानों पर जो है एक साथ 2 या उससे अधिक को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो युग्मित समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। लोथल वही जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, तो ये है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से वहाँ के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में कितने वर्ग रहे होंगे। देखिए, वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो जो समाज है वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये चीज़ हमको कैसे पता चलता है, लिखित साक्ष्य है हमारे सामने, उस समय के जो साहित्य थे उसमें दिया हुआ है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह का कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुआ, मतलब लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर जो हमारे पुरातत्वविद है, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर 4 वर्ग रहे होंगे। यहाँ मैंने मोहनजोदड़ो बोला है, इसमें सिंधुपुर आ जाएगा, हड़प्पा। तो इतिहासकारों के अनुसार जो सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो 4 वर्गों में बटा रहा होगा। ये 4 वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग विद्वान, दूसरा वर्ग योद्धा, तीसरा वर्ग होता था व्यापारी और शिल्पियों का, चौथा वर्ग होता था श्रमिकों का। मतलब जिस प्रकार से हमारा जो वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज विभाजित था, कुछ कुछ उसी प्रकार से ये इतिहासकारों का मत है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों का भोजन के रूप में प्रमुख आहार था। सिंधु वासियों का भोजन के रूप में प्रमुख आहार क्या था? ये लोग जो है ना सर्वाहारी थे, मतलब ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। इसके अलावा अगर बिल्कुल अनाज पूछा जाता है तो गेहूं और जौ,
इसका ये लोग भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। गेहूं और जौ, ध्यान रखेंगे। चावल का भी प्रयोग करते थे लेकिन बहुत कम। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल और रंगपुर से। लेकिन जो गेहूं और जौ के साक्ष्य है लगभग अधिकतर नगरों से प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ। वैसे और ये भी ध्यान रखना कि ये लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे, मांस वगैरह भी ये लोग खाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन संबंधित सामग्री सैंधवकालीन किस प्रशासन, मैंने कहा ये प्रसाधन है। प्रसाधन संबंधित सामग्री सैंधवकालीन किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? प्रसाधन मतलब जो मेकअप का सामान, जिसमें लिपस्टिक, लाली, इस टाइप का चीज़ें, तो ये चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। देखिए ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, ये लगभग किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रसाधन मतलब कि लिपस्टिक वगैरह, मेकअप का सामान, ये चहुंदड़ों से प्राप्त होता है, जो सिंधु नदी के तट पर है अपना सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु निवासी नृत्य संगीत के शौकीन थे, ये किस तरह ज्ञात होता है? मतलब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नाच गाने के शौकीन थे, तो ये किससे पता चलता है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो कई सारी मूर्तियां ऐसी है जिसमें नृत्य को दिखाया गया, जिनमें से एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है, ध्यान रखिएगा। है तो सरल क्वेश्चन लेकिन कई बार जो है गड़बड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न, हिंदू धर्म में हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित देवी देवताओं में से किसे स्वीकार नहीं किया जाता है? मतलब कि हड़प्पा संस्कृति में जो देवी देवताएं थी, जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, मोहरों में चित्र मिला है, तो उनमें से किसके विषय में वैदिक काल में, मतलब किसकी समानता वैदिक कालीन देवताओं से नहीं है? तो देखिए एक तो अपना जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हमारे हिंदू धर्म में भी है मातृ देवी। इसके अलावा जो पशुपति शिव की जो मुहर में प्रतिमा मिली है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है ना, जहां पर पशुपति शिव की आकृति उकेरी गई है, तो हमारे हिंदू धर्म में भी है पशुपति शिव। तीसरा आपको याद रखना है मिश्रित प्राणी मतलब जो मोहनजोदड़ो से ही एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जो आधा मानव और आधा बाघ का चित्र है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में नरसिम्हा जो प्रहलाद को दर्शन देते हैं, भगवान शिव जी का अवतार था नरसिम्हा, जिनका आधा शरीर मानव का था और आधा जो है जानवर का था। तो ये चीज़ भी जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। लेकिन एक श्रृंगी बैल या सांड, इसका जो है कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है वैदिक काल में, ध्यान रखना। एक श्रृंगी बैल या सांड, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी मोहरें होती थी उनमें अधिकतर में एक श्रृंगी सांड का चित्र ही अंकित होता था अधिकतर मोहरों में। तो ये जो है एक श्रृंगी सांड या फिर एक श्रृंगी जीव बोलिए, एक श्रृंगी बैल बोलिए, इसका जो है वैदिक काल में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। तो ध्यान रखेंगे एक श्रृंगी सांड वो जो है हमारे देवी देवताओं में से किसी का भी एक प्रकार का मतलब उस समान नहीं लगता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो देखिए हड़प्पा, हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर मैं सीधे सीधे आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो हड़प्पा वासी थे ना, वो प्रकृति की पूजा नहीं करते थे। जैसे कि वैदिक कालीन आर्य शुरुआत में वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन सिंधु वासियों में इस तरह का कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है वो लोग करते रहे होंगे, जैसे कि आग हो गया या फिर पानी हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों की पूजा तो पहले से ही चली आ रही है, लेकिन आपको जो है प्रकृति ही लगाना है। अगला है 11वां क्वेश्चन, सैंधवकालीन किस पुरास्थल से सर्वाधिक संख्या में लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये बताया जाता है कालीबंगा जो राजस्थान में है, तो वहाँ से जो है सर्वाधिक संख्या में लिंग और योनि के प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये दोनों चीज़ जो है ना, लिंग और योनि, ये एक प्रकार के सृजन का प्रतीक है, लिंग और योनि। लिंग जो कि भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है, योनि जो है मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसके जो प्रतीक हैं ये कालीबंगा से बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, वैसे तो दूसरे नगरों से भी प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे, यह मत किस तथ्य से पुष्ट होता है? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए ना, तो वहाँ से बाकी दूसरी चीज़ें तो बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होती है, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उतनी बड़ी संख्या में प्राप्त नहीं होती है, जिस कारण से यह लगता है कि ये लोग शांति प्रिय थे। इतिहासकारों का ऐसा मत है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कोई अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी मिला है वो बहुत कम है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का
चित्रित किया गया है, किस पशु को चित्रित किया गया है? वही एक श्रृंगी बैल या सांड, उसी को अधिकतर चित्रों में चित्रित किया गया है। एक श्रृंगी सांड या एक श्रृंगी बैल या फिर एक श्रृंगी जीव कहिएगा। अधिकतर मोहरों में जो है इसी का चित्र अंकित मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी एक श्रृंगी बैल के अलावा भी दूसरे कई सारे जीवों का चित्रांकन देखने को मिलता है, जैसे कि बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, इस टाइप की चीज़ों का भी तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुद्रा पर किन पशुओं का चित्र अंकित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो वहाँ से एक मुहर प्राप्त हुआ है और उस मुहर पर पशुपति शिव जी का चित्र अंकन है। मतलब वो पशुपति शिव नहीं है, लगभग वैसे ही दिखते हैं, तो उसको जो है इतिहासकार पशुपति शिव के समान मानते हैं और ये बोला जाता है कि पशुपति शिव की वो लोग पूजा करते रहे होंगे, इस टाइप से। तो पशुपति शिव की जो मुहर प्राप्त हुई है, चित्र प्राप्त हुआ है, तो उसमें किन पशुओं का चित्र अंकित है, ये आप लोगों को बताना है। तो वहाँ पर बाघ का चित्र है, हाथी का चित्र है, गेंडा का चित्र है, भैंस का चित्र है। ध्यान रखेंगे, 4 जानवरों का चित्र है, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, और ये चारों जीवों का चित्र जो है दूसरे मोहरों में भी देखने को मिलता है। तो पशुपति शिव जी के साथ 4 जानवरों का चित्र, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस। यहाँ पर ना बैल का चित्र नहीं है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में बैल देता है। बैल मतलब कि नंदी, शिव जी का सवारी है ना नंदी, शिव जी नंदी पर सवार होते हैं, तो इसका चित्र यहाँ पर अंकित नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा जीव है नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में आपको जो है बैल भी दे देता है, तो बैल जो है यहाँ नहीं है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर कांस्य मूर्ति कला में सर्वाधिक विकसित था? कांस्य मूर्ति कला में सर्वाधिक विकसित कौन सा सभ्यता था, मतलब कौन सा नगर था, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें थोड़ा सा ना मुझे डाउट लग रहा है, मोहनजोदड़ो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शायद हड़प्पा दिया हुआ है, तो इसको देखता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं अपने कम्युनिटी टैब में बताने की कोशिश करूँगा। इसका आंसर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा होना चाहिए, क्योंकि मोहनजोदड़ो से नृत्यरत नारी की प्रतिमा मिली है जो कांसे का बना है, तो वो एक है, तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन हड़प्पा भी इसका मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको डाउट में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, यह किस इतिहासविद का कथन है? देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, किसके द्वारा? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से जो कालीबंगा है, इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, तो किसके द्वारा कहा जाता है? एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है। ध्यान रखना, दशरथ शर्मा, उन्होंने जो है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन भी शायद मैंने लिया था पिछले बार, तो ये 1853 में प्राप्त हुआ था। 1853 में किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन उस समय उनको पता नहीं था कि ये है क्या चीज़, उनको लगा नॉर्मली कोई ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन उस टाइम पर चूंकि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो लोग खुद जद्दोजहद कर रहे थे, मतलब अपना साम्राज्य को यहाँ पर स्थायी कर रहे थे, तो उतना उनको मौका नहीं मिल पाया, तो उनको जो है समझ नहीं आया। लेकिन आगे जब फिर 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई, फिर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तब फिर पता चला कि ये इससे संबंधित है। ध्यान रखना, 1853 में मिल गया था कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया जाता था? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चिकोटी पद्धति, ध्यान रखना, चिकोटी पद्धति से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था उस समय। चिकोटी पद्धति, जो भी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई ना, मिट्टी से बनी मूर्तियां, तो वो चिकोटी पद्धति से तैयार की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधवकालीन मोहरे किस आकार की बनाई जाती थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई है, उनका आकार क्या था, ये बताना है आप लोगों को। तो अधिकतर जो मोहरे प्राप्त हुई है वो वर्गाकार प्राप्त हुई है, चौकोर वर्गाकार प्राप्त हुई है अधिकतर, लेकिन वर्गाकार के अलावा आयताकार भी प्राप्त हुई है, इसके अलावा वृत्ताकार भी प्राप्त हुई है, बेलनाकार भी प्राप्त हुई है। बेलन कैसे बनाएंगे? ऐसे कुछ बनाएंगे ना, तो बेलनाकार भी प्राप्त हुई है, ध्यान रखेंगे। वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार और बेलनाकार। सर्वाधिक कैसे प्राप्त हुई है? तो आयताकार प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधुकालीन किन पुरा स्थलों से तांबे की मोहरे प्राप्त हुई है? देखिए, जो मोहरे हैं ना, अधिकतर सेलखड़ी से बनाई जाती थी, लेकिन तांबे वगैरह से भी मोहरे बनाई जाती थी। ये जो है लोथल और देसलपुर, ये दोनों स्थान कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है, और देसलपुर ये भी गुजरात में। तो इन दोनों स्थलों से अपने को जो है तांबे से बने
मोहरें प्राप्त होती है, तांबे की मोहरें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर अधिकांशतः एक श्रृंगी बैल का चित्र उत्कीर्ण होता है, इसके अलावा अन्य किन पशुओं का चित्र मोहरों पर अंकित होता है? तो मैंने बताया कि अधिकतर जो मोहरें हैं उसमें एक श्रृंगी बैल अथवा एक श्रृंगी सांड का चित्र अंकित होता है, लेकिन इसके अलावा और किन जानवरों के चित्र अंकित होते हैं? तो पहला याद रखेंगे भैंस, दूसरा बाघ, तीसरा गेंडा, चौथा हिरण, पांचवा बकरी, छठवां हाथी। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, भैंस, बाघ, गेंडा, हिरण, बकरी, हाथी, इनके भी चित्र मोहरों पर अंकित पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन अधिकांशतः मोहरें किस आकार की होती थी? तो चौकोर होती थी, बता चुका हूं मैं। चौकोर मतलब कि वर्गाकार। अगला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, हाँ, सैंधवकालीन वह पूरा स्थल कौन सा है जहाँ से मोहर पर नाव का चित्र प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान बताना है जहाँ से मोहरों पर नाव का चित्र प्राप्त हुआ है। तो पहला तो मोहनजोदड़ो और दूसरा लोथल। देखिए, लोथल जो कि एक बंदरगाह था, तो लोथल और मोहनजोदड़ो से मोहरों पर नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन कौन से नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? मतलब कि एक ही जो नगर है, दुर्ग है, वो दोनों जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो कौन से वो नगर है? लोथल और सूरकोटदा। ध्यान रखेंगे, लोथल भोगवा नदी के तट वाला और सूरकोटदा जहां से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो इन दोनों स्थलों पर जो नगर है, पूरा जो नगर हो गया, दुर्ग हो गया, वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार टाइप का हो सकता है। तो ये है कि एल यहाँ ये जो मैंने लिखा है ना, ये एल है। एल आकार की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? एल आकार की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो ये जो है ना, दीवार और फर्श के कोने बनाने में किया जाता था। देखिए, इस टाइप से फर्श ऐसे चौकोर बनेगा, हाँ, तो ये जो कोना है ना, ये कोना, तो यहाँ पर एल आकार का ईंटा प्रयोग किया जाता था, ऐसे सीधा एल आकार का। ये एल होता था, ऐसे होता था, न कि पूरा ऐसा नहीं होता था, एल होता था, थोड़ा सा कम होता था एक तरफ, एल जैसे एल लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का ईंट होता था। तो ये जो है फर्श, जो जमीन का जो बनाते थे ना कोना, उसमें प्रयोग में लाया जाता था, और जो दीवार है ना, दीवार का जो कोना बनाया जाता था, उसमें प्रयोग लाया जाता था एल आकार की ईंटें। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल के उत्खनन से नगर के 2 खंडों में विभाजित होने का प्रमाण मिलता है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं ना, वो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पश्चिमी भाग होता था वो दुर्ग होता था, और जो पूर्वी भाग होता था वो नगर होता था। तो ये किस की खुदाई के टाइम पर पता चला? तो कालीबंगा जो राजस्थान में है, तो उसकी जब खुदाई हुई कालीबंगा की, तब इतिहासकारों को समझ में आया, उनको पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं सभी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक पश्चिम में दुर्ग, पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में नगर। तो ध्यान रखिएगा, ये कालीबंगा की खुदाई के समय ये चीज़ पता चला। और जो धौलावीरा है ना, वो 3 भागों में बटा हुआ है, और बाकी सभी नगर 2 भागों में बटे हैं, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किस मिट्टी से बनाई जाती थी? क्या है ये? अच्छा, यहाँ पर ना ईंट होना चाहिए था। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट, यहाँ पर ईंट होना था। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें किस मिट्टी से बनाई जाती थी? तो किस मिट्टी से बनती थी? जलोढ़ मिट्टी से। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी से ईंटों का निर्माण किया जाता था। ईंटें किस प्रकार की होती थी? कच्ची और पक्की, दोनों प्रकार की होती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सीपी और शंख उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र थे? तो एक तो था चहुंदड़ो, दूसरा था बालाकोट। चहुंदड़ो और बालाकोट सीपी और शंख उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु से बना सर्वाधिक मनका प्राप्त हुआ है? तो मनका, इस समय जो मनका है काफ़ी फेमस था। मनका मतलब ना एक प्रकार से जो माला वगैरह में नहीं होता, जो गोल गोल, तो उस टाइप का चीज़। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये बहुत बनाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु से बना सर्वाधिक मनका प्राप्त हुआ है? वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मनका प्राप्त हुआ है ना, अधिकतर सेल खड़ी से बना हुआ है, लेकिन सेल खड़ी कोई धातु नहीं है। ध्यान रखना, सेल खड़ी कोई धातु नहीं है। यहाँ धातु पूछा है तो ताम्र और कांस्य, तांबा और कांसा, इन दोनों धातुओं से बने हुए सर्वाधिक ये जो मनका है प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, तांबा और कांसा से बना हुआ सर्वाधिक मनका प्राप्त हुआ है। इनके अलावा सोना और चांदी, इनसे भी मनका बनाया जाता था उस समय। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो धातु वाला प्राप्त हुआ है तो तांबा और कांसा। और वैसे देखा जाए तो अधिकतर जो है सेल खड़ी से बनाया जाता था, लेकिन सेल खड़ी धातु नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, सेल खड़ी, तांबा, कांसा और सोने चांदी से भी ये चीज़ तैयार होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सिंधु वासियों ने कपास उत्पादन किनसे सीखा था। तो सिंधु वासियों, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, उनको जो है कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है। मतलब सबसे पहले सिंधु वासियों ने कपास उत्पादन किया ऐसा माना जाता है। लेकिन इन्होंने कपास उत्पादन किससे सीखा। तो मेहरगढ़ जो कि एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है, और ये जो है यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मेहरगढ़ से ही इन्होंने कपास उत्पादन सीखा होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के वे क्षेत्र कौन से हैं जहां से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक तो मेहरगढ़ हो गया, दूसरा आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो, तीसरा आलमगीरपुर जो कि गंगा यमुना के दोआब में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन किस पुरा स्थल से 7 अग्निकुंड, पशुओं की हड्डियां तथा मृगा श्रृंग प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा और लोथल ये दो स्थल है जहाँ से अग्निवेदिकाएं, जो अग्निवेदिकाएं जिसको अग्निकुंड भी कहा जाता है, ये प्राप्त हुई हैं कालीबंगा और लोथल से। लेकिन 7 अग्निकुंड मतलब 7 अग्निवेदिकाएं, पशुओं की हड्डी, मृगाश्रृंग, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मृगाश्रृंग पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब मृग मतलब तो होता है मोर, तो मोर से संबंधित कोई चीज़ है, नहीं मालूम मुझे, लेकिन याद रखिएगा आप लोग। तो कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा क्षेत्र की वे कौन से 2 आंतरिक व्यापारिक स्थान थे जिनका उल्लेख मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है। तो देखिए इसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी प्रचलन में थी। तो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से कौन सा स्थान है जिसके बारे में मेसोपोटामिया के लेखों में उल्लेख मिलता है। एक तो माकन या फिर मकन इसको बोला जाता है, माकन का एक उल्लेख मिलता है, दूसरा मिलता है मेलुहा। देखो जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो सिंधु वासियों को मेलुहा कहा करते थे। मेलुहा जो है सिंध का पुराना नाम था, ऐसा बताया जाता है। और जो माकन है ना, ये जो मकरान तट है ना, जो पश्चिमी स्थल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है मकरान तट, जो बलूचिस्तान में आता है, और मकरान समुद्र तट के किनारे ही अपना सुतकागेन डोर है। तो ये मकरान तट को ही माकन कहा जाता था मेसोपोटामिया द्वारा, और इस क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता। तो माकन और मेलुहा ये 2 शब्द मिलता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। वहीं जो अपने यूनानी लोग थे वो लोग सिडोन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में हड़प्पा लोगों का व्यापारिक उपनिवेश था जहां से वे लोग मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। तो ये उत्तरी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का उपनिवेश था जहां से ये लोग मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का वह पूरा स्थल जिसका 7 बार निर्माण हुआ और 7 बार पतन हुआ। तो ये जो है अपना क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो है। एक बार आप लोग ना बताइए, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि कहीं मैंने हड़प्पा भी पढ़ा था, ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो बोल रहा है ये, जहाँ तक ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो एक बार बताइएगा आप लोग, मुझे हड़प्पा लग रहा है या मोहनजोदड़ो। खैर मैं इसको कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी किसे कहा जाता था, मतलब कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी लोथल को माना गया है। ध्यान रखना, लोथल जो कि एक बंदरगाह था, तो इतिहासकारों का मत है कि वो व्यापारिक गतिविधियों का राजधानी रहा होगा, बहुत बड़े मात्रा में वहाँ से व्यापार होता रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, अधिकांशतः हड़प्पा कालीन लेख किस वस्तु पर अभिलिखित प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा कालीन जो भी लेख प्राप्त हुआ है ना, वो मुहरों में प्राप्त हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है, कोई भोजपत्र प्राप्त हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं हुआ है। छोटी छोटी पट्टिकाएँ मिला है, लेकिन अधिकतर जो लेख हैं वो मुहरों में लिखा हुआ है और कुछ मृत भांडों में। ध्यान रखना, इस चीज़ को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां से बहुतायत नरकंकाल मिलते हैं तथा हड़प्पा सभ्यता की चारों मानव प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉयड एवं अल्पाइन की मौजूदगी को अधिक स्पष्ट करता है। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके संबंध में कहा जाता है कि यहाँ के जो निवासी थे, निर्माता थे, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हो सकते हैं, भूमध्य सागरीय हो सकते हैं, मंगोलॉयड हो सकते हैं या अल्पाइन हो सकते हैं, अधिकतर इनका मानना है। इसके अलावा एक द्रविड़ भी आता है, लेकिन वहाँ इनका जिक्र नहीं हो। यहाँ पर
द्रविड़ का जिक्र नहीं होगा। तो इन चारों को जो है बोला जाता है कि ये लोग यहाँ रहते रहे होंगे। तो आप लोगों को ये बताना है कि वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से बहुतायत नर कंकाल मिलते हैं और साथ ही साथ ये जो प्रजाति हैं इनके होने की मौजूदगी को अधिक स्पष्ट करता है। तो कौन सा वह स्थल है? मोहनजोदड़ो। देखिए, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14 कंकाल जो है एक कमरे में प्राप्त हुए हैं, कुछ कंकाल गलियों में पड़े हुए हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ होगा। तो बहुत सारे जो है कंकाल वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बाहर किस स्थान पर हड़प्पाइयों के व्यापारिक निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरिया जैसे देशों के साथ। तो वहाँ वो लोग जाते भी रहे होंगे। तो आपको बताना है कि ऐसे ही सिंधु सभ्यता के बाहर किस स्थान पर हड़प्पाइयों के व्यापारिक निवास के प्रमाण मिला है? तो ये जो है मेसोपोटामिया में प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पर वो लोग जो सिंधुवासी जाते रहे होंगे, ठहरते रहे होंगे, अपना माल रखते रहे होंगे, सौदा करते रहे होंगे, तो उसके लिए उनको रहने के लिए वहाँ जगह चाहिए होगा। तो वहाँ पर जो है सिंधुवासियों के निवास का प्रमाण मिला है। कहाँ पर? मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, सिंध का बाग अथवा सिंध का नखलिस्तान किसे पूरा स्थल को कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग अथवा सिंध का नखलिस्तान। देखिए, मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला बोला जाता है, मृतकों का टीला। और ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है, मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, ये भी जो है बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। और इतिहास की ऐसी परंपरा रही है कि जब भी कोई नई सभ्यता मिलती है तो उसका नाम जो है ना, जिस स्थान पर सबसे पहले उस सभ्यता के विषय में जानकारी मिली हो उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से। इसी कारण इस सभ्यता का जो सही नाम है वो हड़प्पा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों में मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किसे माना जाता है? तो ये जो है ना अपना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जहाँ पर एक कांस्य प्रतिमा मिला है, और ये कांस्य प्रतिमा किसकी है? एक नृत्य करती हुई नग्न नारी की प्रतिमा है। और इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट मूर्तिकला का उदाहरण माना जाता है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य प्रतिमा जो कि नग्न अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल से सामूहिक नरसंहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मैंने बताया वहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्या बतलाया है? तो तिथि तो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को लेकर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। तो जो सर जॉन मार्शल है उनका कहना है 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा होगा, ऐसा सर जॉन मार्शल का कहना है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये नहीं होना था। किस विद्वान का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के बाद की है? तो एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बोला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता के बाद की सभ्यता है। तो ये बड़ा मतलब अटपटा सा लगता है। ये किसने बोला है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, एक इतिहासकार हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, तो उन्होंने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो टीन का आयात कहाँ से करते रहे होंगे? मतलब कुछ तो ऐसा तो लिखा हुआ तो प्राप्त नहीं हुआ है कि वो लोग टीन कहाँ से मंगाते थे, लेकिन जो स्रोत जो मतलब साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो टीन है ये अपना क्या कहते हैं खेतड़ी से मंगाते रहे होंगे। एक मिनट टीन जो है ये लोग अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, माफ़ी चाहूँगा मैंने खेतड़ी बोला। तो अफ़गानिस्तान से ये लोग जो है टीन मंगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इतिहासकारों का ऐसा मत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विनाश प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ, यह मत किसका है? तो सर जॉन मार्शल, उनका ऐसा कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते रहे होंगे? तो ये जो है तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी जो
कि राजस्थान में है। इसके अलावा बलूचिस्तान से भी तांबा प्राप्त होता था, ध्यान रखना। ये सब इतिहासकार जो हैं मतलब इतिहासकारों का मत है, क्योंकि कोई भी तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो भी स्रोत प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर इतिहासकार ऐसा मत प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी दक्षिण भारत से सिंधुवासी दक्षिण भारत से प्रमुखतः किस चीज़ का आयात करते थे? तो दक्षिण भारत से क्या मंगाया जाता था? सोना मंगाया जाता था। सोना जो है दक्षिण भारत में, जो कर्नाटक है, कोलार माइंस है, वहाँ कहीं से मंगाया जाता था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। दक्षिण भारत के अलावा ये जो सोना है अफगानिस्तान और फारस से भी मंगाया जाता था। सोना के अलावा दक्षिण भारत से शंख और कौड़ियाँ भी आयात की जाती थी। तो दक्षिण भारत से सबसे अधिक सोना, उसके बाद शंख के अलावा अपना जो कौड़ी वो भी मंगाया जाता था, ध्यान रखना। आखिरी क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा सिंध क्षेत्र को सिडोन कहे जाने के पीछे क्या कारण था? तो यूनानी जो है सिंधु क्षेत्र को सिडोन कहते थे, तो सिडोन कहने के पीछे कारण क्या था? तो देखिए, जो यूनानी है ना, वो अपने जो भारतीय शब्द हैं उनका सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते थे और वो अपने हिसाब से बोलते थे। तो वो जो है कपास उत्पादन के कारण इसको सिडोन कहते हैं, मतलब कपास को लोग सिडोन कहते होंगे, तो इस क्षेत्र को सिडोन कहते होंगे, तो ध्यान रखेंगे। कपास उत्पादन के कारण यूनानियों द्वारा इस क्षेत्र को सिडोन कहा गया। तो यहाँ जो है ये वीडियो समाप्त होता है और इसी के साथ साथ हमारा जो 200 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो भी यहाँ समाप्त होता है। तो हम लोगों ने टोटल 200 प्रश्न देखे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को डिटेल वीडियो मिलेगा, हर एक चीज़ को मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। तो आने वाली वीडियो में हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।